बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 5 फ़िज़िक्स पंजाब बोर्ड क्लास 11 की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक आई है 2025 में, आज हम उसके चैप्टर नंबर 5 के कंप्लीट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो न्यूमेरिकल नंबर 5.1 की मैं आपके साथ स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। हमें कहा गया है अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 meters and a cross sectional area of 2 multiplied 10 to the power minus 6 meters square is stretched by a force of 400 न्यूटन। हमें कहा गया कि हमारे पास ना एक स्टील वायर है, उस स्टील वायर की हमें लेंथ गिवन है, 2 मीटर उसकी लेंथ है, और उसी स्टील वायर का हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है जो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि उसको ना जो स्टील वायर है ना उसको आपने स्ट्रेच किया है। स्ट्रेच किया मतलब ऐसे करके खींचा है। तो जब आपने ऐसे करके खींचने के लिए जो आपने जो फोर्स लगाई ना वो 400 न्यूटन फोर्स हमें गिवन है। कह रहा है इज द यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील इज 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, ये 11 है, 11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ द वायर। कह रहा है कि स्टील वायर की हमें यंग मॉडुलस गिवन है और हमने उसकी एक्सटेंशन फाइंड करनी है। एक्सटेंशन कहते हैं बच्चे जब आपने एक स्टील वायर को ऐसे करके खींचा ना तो उसकी जो लेंथ में चेंज आया ना वो चेंज इन लेंथ यानी कि एक्सटेंशन हमने कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपने गिवन डाटा लिखना है। गिवन डाटा में हमें लेंथ गिवन है जिसको हमने एल से डिनोट किया, वो हमारे पास है 2 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको हम ए से डिनोट करते हैं वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। और फोर्स हमें गिवन है जिसको हमने एफ से डिनोट किया है वो हमारे पास है 400 न्यूटन। यंग मॉडुलस को हम वाई से डिनोट करते हैं वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टू फाइंड हमने फाइंड करना है, हमने एक्सटेंशन फाइंड करना है। एक्सटेंशन मतलब चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल से हम इसको डिनोट करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए आप यंग मॉडुलस का फार्मूला पढ़ो या लिखो लगाओगे। जैसे कि आपने पढ़ा यंग मॉडुलस हमारे पास होता है, आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, वो हमारे पास होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ये होता है ना ये यंग मॉडुलस का फार्मूला। तो आपने यहाँ पे अप्लाई किया यंग मॉडुलस का फार्मूला। तो स्ट्रेस का फार्मूला हमारे पास होता है, स्ट्रेस की जगह मैं स्ट्रेस का फार्मूला लगाऊंगी फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन का फार्मूला लगाऊंगी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो आपको पता है ना जब बाइक नीचे एक और पटा होता है ना तो जो सबसे नीचे वाली वैल्यू होती है ना वो बजा के मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपके पास हो जाएगा एफ बाई ए मल्टीप्लाई, ये एल ऊपर चला जाएगा और डेल्टा एल नीचे आ जाएगा। ये इस तरह आपने करना है। ठीक है ना, आपको पता है ना जब ये असल बटा है, ये असल बाय है, बाइक नीचे एक और पटा हो तो सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप इसको हम मज़ीद कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ज़रा हमारे पास आ गया, हमने डेल्टा एल फाइंड करना ना, हमने ये फाइंड करना ना डेल्टा एल। तो आप ऐसे करें, इस डेल्टा एल को आप ले जाइए यंग मॉडुलस की जगह पे, और यंग मॉडुलस यानी कि वाई को आप इस जगह पे ले आए, तो आपके पास ये हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा डेल्टा एल इक्वल कुछ साइड पे चला जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई ए अपनी जगह पे, मल्टीप्लाई एल भी अपनी जगह पे, इस ये वाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे आके ये वाई डिवाइड हो गया। अब आपने जस्ट अपनी कैलकुलेट, आपके पास जो वैल्यूज़ है ना आपने वो लगा देनी है। फोर्स आपके पास गिवन डाटा में गिवन थी 400, आपने 400 पुट कर देना है। एरिया आपके पास गिवन था 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6, आपने 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 वो जो पुट कर देना है। एल लेंथ आपके पास थी 2 मीटर, आपने 2 पुट कर देना है। और यंग मॉडुलस की वैल्यू आपके पास 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 आपने पुट कर देना है। अब आपने इन सारी वैल्यूज़ को ना कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3 मीटर आएगा, या आपके पास कैलकुलेटर पे ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर आपने कैलकुलेटर भी नहीं ना करना आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ऐसे कैंसिल हो गया ना ये। आप देखिए कि 10 की पावर 11 है, 10 की पावर 6 है, तो आप इसको प्लस कर दो, 10 की पावर 6 माइनस 11 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5 आ जाएगा ना, और ऊपर क्या है 10 की पावर 2 है ना। ये देखिए ये 10 की 2 0 है ना, तो मैं इसको 10 की पावर 2 लिख सकती हूँ ना। तो ये 5 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3। तो आपके पास ये आ गया 10 की पावर माइनस 3। अब आप हमने ना आपकी बुक में आंसर लिखा हुआ है कि ना ये जो माइनस 3 है ना, तो ये आप क्या करो, आप पॉइंट के बाद 2 0 और लगा दें, तो 0.003 यानी कि ये जो 10 की पावर माइनस 3 है ना आपने इसको लिख दिया ना पॉइंट्स की फॉर्म में। ये आपके पास है पॉइंट, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रही हैं, 1 2 3। ठीक है, 0.002 मीटर। तो ये आपके पास आ गया डेल्टा एल यानी कि एक्सटेंशन का आपके पास आंसर आ गया 0.002 मीटर। यानी कि जब आप स्टील वायर को स्ट्रेच करोगी ना
तो जो उस पर चेंज इन लेंथ आएगी ना वो आपके पास हो जाएगी 2.002 मीटर चेंज इन लेंथ, यानी कि एक्सटेंशन उसका वो आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 5.2 की बात करते हैं। 5.2 में हमें कहा गया है आ स्प्रिंग विद द स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर। कहता है एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। उसका ना स्प्रिंग कांस्टेंट को आपको पता है हम के से डिनोट करते हैं ना, और के जो है वो हमारे पास है स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर इज स्ट्रेच्ड बाय 0.2 मीटर। आपने जब उस पर स्ट्रेच किया ना तो उसकी जो एक्सटेंशन यानी कि उसकी चेंज इन लेंथ आई ना, एक्सटेंशन, वो हमारे पास 0.5 मीटर गिवन है। कह रहा है फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग कहते हैं जो कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ना, हमने वो फाइंड करना। आपको पता है ना, जब हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है ना, तो वो हमने फाइंड करनी है। अगर आपको पता ना चल रहा हो ये क्या, देखिए न्यूटन पर मीटर किसका यूनिट होता है, हमारे पास होता है, आपने पढ़ा एफ फोर्स इज इक्वल होता है के एक्स के ना। तो अगर हमने यहाँ से के यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है तो फोर्स का यूनिट एक्स होता है ना, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और एक्स का यूनिट होता है मीटर पर मीटर। तो ये देखिए ये आ गया यहाँ से आपको पता लग सकता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन पर मीटर। गिवन डाटा की बात करते हैं। गिवन डाटा में हमें स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है जिसको हमने के से डिनोट किया, हमारे पास है 200 न्यूटन पर मीटर। एक्सटेंशन को हमने एक्स से डिनोट किया, हमारे पास है 0.5 मीटर। टू फाइंड हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। कैलकुलेशन करती हैं, तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको पता है एज वी नो डैट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 के एक्स का स्क्वायर। 1/2 एज इट इज के की वैल्यू पुट करें 200, यहाँ पे 200 पुट कर दे, और एक्स की वैल्यू के पास क्या है 0.5 का स्क्वायर। अब आपने सबसे पहले कैलकुलेटर के ऊपर ना 0.5 का स्क्वायर लेना है। जो सा आंसर आएगा उसको आपने 200 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा आपने इसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास 25 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना उस स्प्रिंग की, वो आएगी 25 जूल। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5.3। 5.3 में हमें कहा गया है अ कॉपर वायर of length 3 meters and the cross section area of 1 multiplied 10 to the minus 6 meter square is subjected to a force of 500 न्यूटन। कह रहा है कि हमारे पास एक कॉपर वायर है, उस कॉपर वायर की हमें लेंथ गिवन है और उसी का क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है, तो हमने उसके ऊपर इतनी फोर्स लगाई है। कह रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द वायर। आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन फाइंड करना है जो उस वायर में प्रोड्यूस होगा। गिवन डाटा की बात कर लेते हैं। गिवन डाटा में हमें लेंथ गिवन है, लेंथ को हमने एल से डिनोट किया, वो हमारे पास है 3 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने ए से डिनोट किया है, वो हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई के माइनस 6 मीटर स्क्वायर। फोर्स को हमने एफ से डिनोट किया, वो हमारे पास है 500 न्यूटन। टू फाइंड हमने फाइंड करना है, हमने स्ट्रेस फाइंड करना है और स्ट्रेन फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे किस वायर की बात हो रही है, कॉपर वायर की बात हो रही है ना, तो आपको कॉपर वायर का ना यंग मॉडुलस पता होना चाहिए, ये आपने याद रख लेना है। कॉपर वायर का यंग मॉडुलस हमारे पास होता है 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अपनी वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, कैलकुलेशन करती हैं। कैलकुलेशन करने के लिए हम सबसे पहले स्ट्रेस का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमने स्ट्रेस फाइंड करना है। तो एज वी नो डैट स्ट्रेस इज इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब आपने यहाँ पे फोर्स हमारे पास गिवन है, क्या थी 500 पुट कर दे। एरिया हमारे पास क्या गिवन था 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 पुट कर दी, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब आपने जस्ट कैलकुलेटर पे अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, तो आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अगर आपने कैलकुलेट से नहीं ना करना तब भी आप देख लें 5 एज इट इज़, ये -6 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर 2 पावर है, 6 के 2 को जमा करें तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास स्ट्रेस को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं सिग्मा से, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड स्ट्रेस आ गया है। अब हमने स्ट्रेन फाइंड करना ना, तो स्ट्रेन फाइंड करने के लिए ना हम ना स्ट्रेन का फार्मूला जो हमें पता था ना चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, वो नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें कहीं पे भी चेंज इन लेंथ नहीं गिवन है ना। हम यहाँ पे यंग मॉडुलस का फार्मूला लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, आपको पता है यंग मॉडुलस आपके पास इक्वल होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, आपने पढ़ा हुआ है। तो अब हमने स्ट्रेन फाइंड करना है ना, स्ट्रेन को ले जाएं वाई की जगह पे और वाई को ले आए स्ट्रेन की जगह पे। ठीक है, तो स्ट्रेन का फार्मूला आपके पास आ गया स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस।
स्ट्रेन, अब आपके पास स्ट्रेस, अभी हमने स्ट्रेस फाइंड किया 5 मल्टीप्लाई की पावर 8, आप पुट कर दें 5 मल्टीप्लाई की पावर 8, और यहाँ मॉडुलस ये आपको मैंने कहा था ना याद रखना है, ये आपने 1.1 मल्टीप्लाई की पावर 11, आप इसकी जगह पुट कर दें 1.1 मल्टीप्लाई की पावर 11। तो जब आप कैलकुलेटर पे इनको कैलकुलेट करोगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.00455। तो अब आपके पास ये स्ट्रेन का फार्मूला यूनिट आ गया, सॉरी स्ट्रेन का आपके पास वैल्यू आ गई है, आंसर आ गया 0.00455। और आपको पता है आपके पास हमारे पास स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, तो ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई है। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5.4। 5.4 में हमें कहा गया है अ ब्लॉक ऑफ वुड, एक लकड़ी का एक ब्लॉक है, ऑफ मैस 10 किलोग्राम, उसका हमें मैस गिवन है 10 किलोग्राम, एंड द डेंसिटी, और हमें उसी की डेंसिटी गिवन है ऑफ 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इज फ्लोटिंग इन अ वाटर, वो पानी की सतह पे फ्लोट कर रहा है, बह रहा है, तैर रहा है। कहता है कैलकुलेट द बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, तो आपने बायोंट फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है जो उस ब्लॉक पे एक्ट कर रही है, और आपको डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आपको नहीं भी ना पता होगी तभी आपने ये याद रखनी है कि हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ वाटर आती है ना वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। गिवन डाटा की बात कर लेते हैं। गिवन डाटा में हमें मास ऑफ द वुड गिवन है, जिसको हमने एम से डिनोट किया, वो हमारे पास है 10 किलोग्राम। डेंसिटी ऑफ द वुड, जिसको हमने रो वुड से डिनोट किया है, वो हमारे पास है 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ द वाटर, जिसको हमने रो वाटर से डिनोट किया, हमारे पास है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने याद रखनी है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास होती है 9.8, यहाँ आप 10 भी लगा सकते हो, ठीक है, 9.8 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है ना ये 9.8 जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 ही होता है, तो हम 9.8 भी लगा सकते हैं, यहाँ पर 10 भी लगा सकते हैं, इन दोनों में से जो मर्जी लगा सकते हैं हम। टू फाइंड, हमने फाइंड करना है, हमने बायोंट फोर्स फाइंड करनी है, जिसको हमने एफ बी से डिनोट कर दी है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ना यहाँ पे ना सबसे पहले बायोंट फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो बायोंट फोर्स का फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है, इसको हम एफ बी से डिनोट करते हैं, एफ बी से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास होता है एफ बियोंट हमारे पास इक्वल होता है डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई वी। ये वी जो है वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम है, सबमर्ज वॉल्यूम है, ठीक है। ये हमारे पास है फॉर्मूला किसका, बायोंट फोर्स का फॉर्मूला आपने याद रखना है, डेंसिटी जी और वी कौन सा, सबमर्ज, ये है इसका फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास यहाँ पे ना कहीं पे भी ना सबमर्ज वॉल्यूम गिवन नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए, देखिए ज़रा बायोंट फोर्स जो होती है ना, बायोंट फोर्स ये होती क्या है, बायोंट फोर्स फ्लोटेबल फोर्स होती है जो एक्ट कर रही होती है इस बॉक्स पर, यानी कि ये बॉक्स जो है वो पानी की सतह पे फ्लोट कर रहा है ना, तो इस पे जो फोर्स लग रही होगी ना, एक्ट कर रही होगी ना, उसको कहते हैं हम बायोंट फोर्स या फ्लोटेबल फोर्स, यानी कि किसी बहती हुई तैरती हुई जगह पर जो फोर्स लग रही होती है उसको कहते हैं हम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे है बी वॉल्यूम है सबमर्ज। सबमर्ज कहती हैं जो डूबा नहीं होता पानी की सतह पे, जो सतह पानी की सतह जो किसी भी चीज़ के जो नीचे वाली सतह पानी की सरफेस पे डूबी होती है ना, उसको कहते हैं। यानी कि ये जो ब्लॉक होगा ना, जो ये पानी की सरफेस पर डूब रहा होगा ना, हमने उस सरफेस का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो जो होता है ना हमारे पास सबमर्ज वॉल्यूम, हमारे पास होता है वी ब्लॉक, यानी कि इसी ब्लॉक का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वुड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब हमें इस ब्लॉक का वॉल्यूम नहीं गिवन है, तो सबसे पहले हम ना इस ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये वाला वॉल्यूम नहीं गिवन है ना, तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे। देखिए ज़रा यहाँ पे तो स्टूडेंट्स, अब आप जब इसका वी ब्लॉक आपको पता है ना कि हमारे पास जो होता है ना डेंसिटी होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ से हम वॉल्यूम को आप ले आओ डेंसिटी की जगह पे और डेंसिटी को ले आओ वॉल्यूम की जगह पे। तो मैंने यहाँ से ये वॉल्यूम का फार्मूला निकाला है, वॉल्यूम इज इक्वल है मैस पर यूनिट डेंसिटी। तो आप वी ब्लॉक यानी कि वॉल्यूम जो है ब्लॉक का आपके पास इक्वल आ जाएगा मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वुड, क्योंकि वुड का वॉल्यूम ब्लॉक जो है ना वो वुड का बना हुआ है। तो अब आप पुट कर दे वैल्यूज़, मैस आपके पास क्या था 10 गिवन था, 10 पुट कर दे, और डेंसिटी ऑफ वुड हमारे पास क्या गिवन थी 600, तो 600 पुट कर दे। तो आपके पास जो ब्लॉक का वॉल्यूम आ जाएगा ना वो आ जाएगा 0.01667 मीटर क्यूब। ब्लॉक इज फ्लोटिंग, मैंने आपको बता दी है ये ना कि जो ब्लॉक है वो पानी की सतह पे फ्लोट कर रहा है, इसलिए हमें सबमर्ज वॉल्यूम चाहिए। अब आपके पास व्यू ब्लॉक आ गया, अब आप सबमर्ज वॉल्यूम फाइंड कर लें।
वी ब्लॉक की जगह जो अभी हमने फाइंड किया पुट करें, वैल्यू क्या थी 0.01667 मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ वुड भी आपके पास गिवन है वो क्या है 600 पुट कर दे, और डेंसिटी ऑफ वाटर भी आपके पास गिवन है वो क्या होती है 1000 पुट कर दे। अब आपने इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपने 600 को 1000 से डिवाइड करना है, जो आंसर आ जाएगा आपने इसको 0.01667 के साथ ना मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जो आएगा ना सबमर्ज वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 0.01 मीटर क्यूब। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई, अब आपने जस्ट पुट करनी है। अब अपने ना एफ यानी कि ये फ्लोटेबल फोर्स में या जो है ना आपके पास है ना बायोन फोर्स पे जस्ट अपनी वैल्यूज पुट करें, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी ना वो आपके पास आ जाएगी। डेंसिटी ऑफ वाटर आपके पास क्या गिवन है 1000 पुट कर दे। जी आपके पास यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वाला आपके पास क्या गिवन है 9.8 पुट कर दे। और जो हमने अभी हमने सबमर्ज वॉल्यूम फाइंड किया वो क्या है 0.01 पुट कर दे। आप अपने सारे वैल्यूज को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 98 न्यूटन। ये हमारे पास आ गई बायोन फोर्स। अब स्टूडेंट्स अगर आपके पास ये वाला न्यूमेरिकल आता है MCQs में, या आप किसी भी ऐसे यानी कि जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लगा लें, या तो आप ना इसको एक और शॉर्ट से मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। अच्छा वो मेथड क्या है, ये आप कोशिश करिएगा कि अगर आपके पास ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा ना, फिर आपने ये सेकंड मेथड नहीं अप्लाई करना, फिर आपने फर्स्ट मेथड ही अप्लाई करना जो मैं आपको बता दी है। ये एक स्टेप का है, तो एक स्टेप से ना एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। तो ये सेकंड मेथड जो आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपने याद रख लेना है। क्या है, आपके पास जो ब्लॉक है वो फ्लोट कर रहा है। फ्लोटिंग मतलब पानी की सतह पे तैर रहा है। तो आपको पता है कि जब भी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट पानी की सतह पे बह रहा होता है ना, तो उस पर जो बायोन फोर्स होती है ना वो इक्वल होती है उसके वेट ऑफ द उसके अपने ही वेट के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि उसके अपनी बोल रही है, ब्लॉक की बात हो रही है ना, तो ब्लॉक का ही वेट के बराबर होगी। तो आपको तो बायोन फोर्स इक्वल है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। डिस्प्लेस वाटर यानी कि जो ब्लॉक का हिस्सा पानी की सरफेस पर है ना, वो क्या है वेट ऑफ द ब्लॉक। वेट आपको पता है वेट क्या होता है, वेट का फॉर्मूला होता है mg। तो m आपके पास गिवन था, मैथ क्या था 10 और g क्या था 9.8। जब आप डायरेक्ट यानी कि 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 98 न्यूटन ही आएगा। तो ये भी आपके पास एक सेकंड मेथड है। आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको दोनों मेथड की समझ आ गई है। ये सेकंड मेथड अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपने ये नहीं अप्लाई करना, कि जस्ट आपने अपनी न्यूमेरिकल अपनी MCQs के लिहाज से आपने इसको याद रखना है। स्टूडेंट्स हमारे पास आगे 5.5 न्यूमेरिकल कहता है वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप विद अ डायमीटर ऑफ 0.05 मीटर एट द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कहता है एक पानी का पाइप है, उस पानी के पाइप के अंदर से पानी फ्लो कर रहा है और उस पाइप का हमें डायमीटर गिवन है, और जो पानी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना वो हमें वेलोसिटी गिवन है। कह रहा है इफ द पाइप नैरो टू द डायमीटर ऑफ 0.03 मीटर। अब एक जो पाइप का सिर है ना वो है थोड़ा सा तंग नैरो है, तो उसका भी हमें डायमीटर गिवन है 0.03 मीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द वाटर एट द नैरो सेक्शन। तो जो उसके तंग जो उसका एक सिर है ना पाइप का तंग वाला, उससे आपने उस वाले सिरे से जो वेलोसिटी होगी ना वाटर की आपने वो कैलकुलेट करनी है। तो सोल्यूशन करती हैं। सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको गिवन डाटा का पता होना चाहिए। गिवन डाटा में आपके पास इनिशियल डायमीटर गिवन है जिसको मैंने D1 से डिनोट किया, वो आपके पास है 0.05 मीटर। अगर आपके पास डायमीटर गिवन हो तो हम उससे रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो इनिशियल रेडियस आपके पास आ जाएगा जब आप डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे, तो R1 यानी कि इनिशियल रेडियस आपके पास आ जाएगा R1, वो आपके पास है D1 डिवाइडेड बाई 2। D1 डिवाइडेड बाई 2 आपने D1 की वैल्यू पुट करनी है क्या 0.05। अब आपने ना इसको 2 से डिवाइड कर देना है, यानी कि जब आप 0.05 को 2 से डिवाइड करोगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.025 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी जिसको हमने V1 से डिनोट किया है वो हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल डायमीटर यानी कि जो नैरो वाला हिस्से से ना उसको हम फाइनल कह रहे हैं। फाइनल डायमीटर जो है हमने इसको D2 से डिनोट किया वो हमारे पास है 0.03 मीटर। इससे हम फाइनल रेडियस फाइंड कर लेते हैं, वो हमारे पास है R2 से डिनोट करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा D2 डिवाइड बाई 2, यानी कि डायमीटर को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, जब आप 0.03 को 2 से डिवाइड करोगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.015 मीटर। अब हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसको हमने V2 से डिनोट किया, ये हमने फाइंड करनी है। कैलकुलेशन करती हैं, तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको पता है एज वी नो डैट आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का पता था ना, हम यहाँ पे वही लगाएंगे। स्टूडेंट ये वाला आपने पढ़ा ना रिलेशन A1 V1 इज इक्वल है A2 इंटू V2। अब हमने ना ये वाला यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो A1 क्या है एरिया, एरिया को आपको पता है एरिया हमारे पास इक्वल होता है
पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो A1 की जगह ना मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है पाई R1 का स्क्वायर इंटू V1 और A2 की जगह मैंने पुट कर दिया पाई R2 का स्क्वायर इंटू V2। हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ से फाइंड करना है V2 फाइंड करना है ना, हमने यहाँ से V2 हमने फाइंड करना है। तो V2 को हम रखेंगे अपनी जगह पे ही, ठीक है। और ये जो होता है ना पाई R2 का स्क्वायर, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे जाके इसको डिवाइड कर दे। अब देखो तरह ये वाला पाई तो यहाँ से दोनों को कैंसिल कर दे, पाई को पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल के साइड पे सेम वैल्यूज़ है ना। आपको पता है जब इक्वल पे दो सेम वैल्यूज़ होती हैं ना तो फिर हम ना उसको डिवाइड कर कटिंग कर देती हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, जब आप इसको ये R1 का स्क्वायर अपनी जगह पे, V1 की जगह पे, ये R2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना R2 का स्क्वायर, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दे, R2 स्क्वायर को डिवाइड कर दे तो आपके पास ये V2 का फॉर्मूला आ गया। आपके पास जो है V2 वो आपके पास इक्वल आ गई है R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर इंटू V1। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। R1 की वैल्यू आपके पास कीमत थी 0.025, आप पुट कर दी 0.025 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है ना तो आप स्क्वायर मस्ट लगाना है। आगे R2 की वैल्यू के पास गिवन है 0.03, तो आप R2 की वैल्यू के पास है 0.015, तो आप इसका पुट कर दें 0.015 का स्क्वायर इंटू V1 की वैल्यू आपके पास कीमत थी 2, आपने 2 पुट कर देना है। अब जस्ट कैलकुलेटर पे आपने सबसे पहले 0.025 का स्क्वायर जो है वो फाइंड कर लेना है, डिवाइडेड करना है। जब आंसर आ जाएगा ना तो फिर आप इसको डिवाइड करना है 0.015 के स्क्वायर के साथ, जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है कैलकुलेटर के ऊपर, आपके पास आंसर आ जाएगा 5.56 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया ये स्पीड ऑफ वाटर जब वो नैरो सेक्शन से पास करेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5.6। 5.6 में हमें कहा गया है वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड द प्रेशर ऑफ 1 2 3 4 5 जो है वो 0 है पास्कल एट पॉइंट 1 पे कह रहा है कि ना हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप है। इस हॉरिजॉन्टल पाइप को मैंने डायग्राम बना दी है। तो कह रहा है कि ना इसके पॉइंट 1 पे, इसको कह देते हैं पॉइंट 1, कह रहा पॉइंट 1 पे ना जो वाटर की स्पीड है ना वो हमें वेलोसिटी यानी कि गिवन है, इसको हमने V1 कह दिया है, और उसका प्रेशर, ये प्रेशर गिवन है, इसको हमने P1 कह दिया है। कह रहा एट द नोजल पॉइंट 2, ये है पॉइंट 2 नोजल वाला, कहता था प्रेशर डिक्रीजेज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जब ये पॉइंट 2 पे गया ना तो इसका जो प्रेशर है ना वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो डिक्रीज होके हो गया 101,330 पास्कल एंड द वेलोसिटी इंक्रीजेज, और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, वो हमारे पास हो गई है 14 मीटर पर सेकेंड। कह रहा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वाटर एक्सर्टिंग द नोजल, जब ये पानी इस नोजल से बाहर एग्जिस्ट करेगा तो तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपने वो बताना है। स्टूडेंट्स, हम गिवन डाटा की बात करते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास 2 पॉइंट है, एक हमारे पास है पॉइंट 1 और एक हमारे पास है पॉइंट 2। पॉइंट 1 के लिए हमें जो है वो वेलोसिटी गिवन है जिसको हमने V1 से डिनोट कर दिया, वो हमारे पास है 3 मीटर पर सेकंड, और प्रेशर P1 पॉइंट 1 पे गिवन है, उसको हमने 2 1 2 जो है वो 50 है पास्कल से डिनोट कर दिया है। नोजल है इसके पॉइंट 2 पे जो हमें प्रेशर गिवन है उसको हमने P2 से डिनोट किया है, वो हमारे पास है 101,300 पास्कल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और V2 हमारे पास जो वेलोसिटी गिवन है उसको हमने 40 मीटर पर सेकेंड से डिनोट कर दिया है। कहते हैं अज्यूम द हॉरिजॉन्टल पाइप जो है वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि ना वो बिल्कुल ही ऐसे सीधा है, यानी कि उसमें कोई भी हाइट वाला फैक्टर नहीं मौजूद है, यानी कि हाइट उसकी बहुत ही निग्लिजिबल सी है, थोड़ी सी है, तो उसको नेगलेक्ट कर देना है। तो अगर तो वो हॉरिजॉन्टल पाइप है तो इसका मतलब है H1 जो होगा वो H2 के बराबर होगा ना, यानी कि हाइट नहीं एग्जिस्ट करना, तो आपने H1 इज इक्वल टू H2 कह देना है। आपको ना डेंसिटी ऑफ वाटर याद रख लेनी है। आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है, हमने V2 फाइंड करना है, यानी कि जब ये इस पाइप से पानी बाहर निकलेगा ना, एग्जिस्ट करेगा बाहर की तरफ, तो तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमने वो फाइंड करना है। V2 हमने फाइंड करनी है। अब आप यहाँ पे ना बर्नौली इक्वेशन लगाओगे कैलकुलेशन करने के लिए, तो बर्नौली इक्वेशन आपको पता है आपके पास क्या होती है, P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्केयर प्लस रो GH1 इज इक्वल है P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्केयर प्लस रो GH2। अब यहाँ पे ना आपने पढ़ा कि हमारे पास जो हाइट है ना H1 जो है वो H2 के बराबर है, तो यहाँ पे भी H1 लगा दिया मैंने, यहाँ पे भी H1 लगा दिया। क्यों? क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है, H1 जो है वो H2 के बराबर है, यानी कि दोनों H1 है। अब क्या होगा, ये वाला H1 इस H से, यानी कि दोनों जो है वो सेम है ना, तो
तो क्या होगा, ये दोनों सेम है तो ये वाला पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रो जी एच वन इज इक्वल आ गई रो जी एच वन के बराबर। आपको पता है जब इक्वल के दोनों साइड पे सेम वाली पड़ी हो ना तो वो दूसरे से कट जाती हैं। तो कटिंग होने के बाद आपके पास सिर्फ ये रह गया, आपके पास रह गया P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल है P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। आपके पास ये रह गया। यहाँ से हमने ना यहाँ से हमने फाइंड करना है, हमने V2 हमने ये फाइंड करना है, ये इसको आपने सेपरेट करना है। इसको सेपरेट कर इसके साथ जितनी वैल्यूज हैं उसको इक्वल के साइड पे ले जाए। ये P2 यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, जब इक्वल के साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा P1 माइनस P2 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, और ये है 1/2 रो V2 का स्क्वायर। ये टू जो है ना इसको भी आप ऐसे करें, इसको भी हम लेकर आते हैं। जब पहले हमने अपनी वैल्यूज पुट कर देती है। P1 की वैल्यू P2 की वैल्यू आपके पास गिवन थी ना, प्रेशर 1 P1 और प्रेशर P2। P1 प्रेशर आपने वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, ठीक है, 2 ये जो जितनी 0 है 5 0 है, माइनस P2 की वैल्यू आपके पास गिवन थी क्या थी 101300 प्लस 1/2 रो की वैल्यू को पता है ना, मैंने बताया आपको डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास होती है 1000, आपने 1000 पुट कर देना है। और V1 की वैल्यू V1 आपके पास गिवन था 3, आपने 3 ऊपर स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर अप्लाई कर दिया, इस इक्वल आ गया 1/2 रो V2 का स्क्वायर। इसको भी हम लेकर आएंगे ना, इसको भी हम सेपरेट करते हैं। अब आपने ना इन दोनों को कैलकुलेट करें तो आपके पास वैल्यू आती है 98700। अब आप इसको इनको इसको सोल्व करें, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएंगे, 9 को 1000 से डिवाइड करना 9000 आ जाएगा, 9000 जब 2 से डिवाइड करोगे ना तो आपके पास 4500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गया। अब ये 1/2 रो V2 का स्क्वायर अपनी जगह पे पड़ा हुआ, इसको भी ऐसे कैसे रहने दें। इन दोनों वैल्यूज को प्लस करें कैलकुलेटर के ऊपर है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 103200। अब ये देखिए जरा स्टूडेंट्स, ये 2 हो रहा है यहाँ पे डिवाइड, अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दे, देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये जो रो है ये हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको ले जाए क्योंकि दूसरी साइड पे यानी कि डिवाइड पे ले जाए, ठीक है, बटे के नीचे V2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब अपने वैल्यूज पुट करें, आपने 103000 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको डिवाइड कर देना है रो के साथ। ये को क्या है, रो की वैल्यू आपके पास ये क्या डेंसिटी ऑफ वाटर आपके पास होती है 1000, तो आपने 1000 से इसको डिवाइड कर देना है। तो आपके पास जब आप इस सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 206.4। हम हमें तो V2 चाहिए ना, ऊपर स्क्वायर है, तो आप इन दोनों साइड पर अंडर रूट ले लें, क्या होगा ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और जब कैलकुलेटर के ऊपर आप 206.4 का अंडर रूट लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14.36 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आ गया V2, यानी कि ये V2 आपने याद रखना है, ये V2 हमारे पास वो वेलोसिटी है जो इस पाइप से जब पानी बाहर निकलेगा ना वाटर, तो वो उस स्पीड के साथ बाहर निकलेगा। और ये जो आपको V2 की वैल्यू जो कीमत थी ना वो इसके अंदर यानी कि नोजल P2 पॉइंट तक पहुंचने तक की वेलोसिटी गिवन थी, ठीक है। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये V2 भी गिवन है फिर भी हम V2 फाइंड कर रहे हैं। ये जो V2 गिवन था ना ये इस पाइप के अंदर उस नोजल तक यानी कि पॉइंट P2 तक जाने तक की वेलोसिटी थी। देखिए हम जो फाइंड कर रहे हैं ना V2 वो है इस पाइप से जब पानी बाहर निकल रहा है तब उसके बाहर निकलते हुए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, बाहर निकलते हुए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये वाली हमने फाइंड की है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना आपने। आई होप सो कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। अब हमारे पास आ गया है न्यूमेरिकल नंबर 5.7। बहुत आसान है, आपने लिखा गया है अ टैंक फिल्ड विद द वाटर। आपके पास एक टैंक है, ठीक है, एक टैंक है, आपने उस टैंक को पानी के साथ फिल कर दी है, ठीक है, हैज़ अ होल एट द डेप्थ ऑफ 5 मीटर। स्टूडेंट्स कह रहा है 5 मीटर जहाँ जब ये है ना फ्रॉम द वाटर सरफेस, पानी की सरफेस से, ये पानी की सरफेस है, पानी की सरफेस से एक सुराख बना हुआ है 5 मीटर की हाइट पर, ठीक है, ये पानी की सरफेस है। कह रहा है इस हाइट से ना यहाँ पे एक सुराख है, एक होल है। तो कह रहे हैं कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग आउट द होल। अब आपने वो वाली वेलोसिटी फाइंड करनी है जब इस सुराख से पानी बाहर आएगा, ठीक है, ये बी यानी कि आपने फाइंड करना है। गिवन डाटा की बात करते हैं। गिवन डाटा में हमें डेप्थ ऑफ द होल गिवन है जिसको हमने 8 से डिनोट किया है, वो हमारे पास है 5 मीटर, क्योंकि ना ये जो हाइट में सुराख हुआ ना इस वजह से। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के लिए आपने ना याद रखनी है, उसको हम जी से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, इसको हमने वी से डिनोट की है। कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए आपको पता है वी हमारे पास होता है √2GH, ठीक है, ये जो आपने ट्रोसलेस थ्योरम पढ़ा था ना वहाँ से आई है ये फार्मूला। 2 आपने एज इट इज रख दिया, जी की वैल्यू आपने रख दी 9.8 और हाइट आपने रख दी 5। अब आपने सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है और उसका अंडर रूट ले लेना है, तो आपके पास आ जाएगा 9.9 मीटर पर सेकंड। यानी कि इस सुराख से, इस होल से जब पानी बाहर आएगा ना तो वो 9.9 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ बाहर आएगा। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है।
स्टूडेंट आगे हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, वो है ना 5.8। 5.8 में कहा गया है कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल रेन ड्रॉप। आपने टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है एक पानी के कतरे की। पानी का कतरा जो होता है वो हमारे पास एक स्फेरिकल शेप का होता है विद द रेडियस, और इस पानी रेन ऑफ ड्रॉपर का हमें जो है वो रेडियस गिवन है 0.5 मिलीमीटर। कहता है फॉलिंग थ्रू एयर, जो हवा में नीचे आ रहा है। ठीक है, गिवन डाटा की बात करते हैं। गिवन डाटा हमें रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप गिवन है, जिसको हमने 8 से डिनोट किया, वो हमारे पास है 2.5 मिलीमीटर। आपको पता है मिली की वैल्यू हमारे पास होते हैं 10⁻³ आपने 0.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0005 मीटर। डेंसिटी ऑफ द वाटर आपने याद रखनी है। आपको पता है डेंसिटी ऑफ द वाटर को हम रो वाटर से डिनोट करेंगे, वो हमारे पास है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ द एयर जिसको हमने रो एयर से जो है वो डिनोट किया, ये भी आपने याद रखनी है, हमारे पास होती है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब विस्कोसिटी टू द एयर, ड्यू टू द एयर जो होगी ना एयर के अंदर विस्कोसिटी, वो आपने ये भी वैल्यू आपने याद रखनी है, जिसको हमने ईटा 8 से डिनोट किया है, वो हमारे पास है 1.9 मल्टीप्लाई -5 पास्कल सेकंड। ये तीनों वैल्यूज़ आपने याद रखनी है जुबानी। और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको याद होगी, वो हमारे पास होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास होती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी, जिससे वो एक ही स्पीड के साथ पानी का कतरा ऐसे नीचे आ रहा होता है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं जब कोई हवा के अंदर चीज़ एक नीचे आ रही हो ना, उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की स्पीड के साथ आती है। तो स्टूडेंट्स आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला याद होना चाहिए, वो हमारे पास होता है VT = 2GR² रो डिवाइड बाई 9 ईटा। अब मैंने यहाँ पे आगे बाद जो यहाँ पे डेंसिटी है ना, यहाँ पे दो डेंसिटी आपको पता है मौजूद है। एक है डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि वो जो रेन ड्रॉप है ना वो वाटर का बना हुआ है, और दूसरी जो डेंसिटी यहाँ पे हो रही है ना वो हमारे पास है एयर की, यानी कि एयर के अंदर से वो पानी का कतरा नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आपने रखना है 2GR²। रो ऑफ वाटर, पानी का वो वाटर है इसलिए रो ऑफ वाटर, माइनस कहाँ से आ रहा है, किसके अंदर से आ रहा है, एयर के अंदर से आ रहा है, इसलिए माइनस डेंसिटी ऑफ एयर को आपने रखना है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। डेंसिटी ऑफ वाटर में से आपने माइनस करना है डेंसिटी ऑफ एयर को डिवाइड बाई 9 ईटा। ईटा आगे पास ये कौन सी है, एयर का है। ठीक है, विस्कोसिटी है ये ड्यू टू एयर की वजह से है, तो आपने यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर रख देनी है ये ईटा। ठीक है, अब हमने जस्ट अपनी वैल्यूज पुट करनी है। आपके पास जो VT है वो इक्वल आ जाएगा 2, G की वैल्यू पुट करें 9.8, R की वैल्यू पुट करें 0.0005 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है, और डेंसिटी ऑफ वाटर पुट करें 1000 माइनस डेंसिटी ऑफ एयर पुट करें 1.2 डिवाइड बाई 9, और ईटा एयर जो है ना आपके पास विस्कोसिटी ड्यू टू ईटा पुट करें 1.9 मल्टीप्लाई के बाद -5। अब आपने ना सबसे पहले कैलकुलेटर में सबसे जो वाली वैल्यूज हैं सारी इनको आपने कैलकुलेट करना है। आपने 1000 को माइनस करना 1.2 के साथ, जो आंसर आएगा उसको आप इसका स्क्वायर लेके इसका मल्टीप्लाई कर देना, फिर आप उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करना, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा आपने उसको डिवाइड कर देना 9 इंटू ब्रैकेट मस्त लगानी है 1.9 मल्टीप्लाई -5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28.65 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गई वो टर्मिनल वेलोसिटी किसकी, रेन ड्रॉप की। ठीक है, आई होप सो के साथ स्टूडेंट्स आपको सारे न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई है। इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल हैं वो इसी चैनल मैथ फिजिक्स हब पे पढ़े हुए आप देख सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।